गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया था। मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक और कॉन्ट्रासेप्शन एंड फैमिली प्लानिंग के मेथड्स के बारे में भी डिस्कशन किया था। तो आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ सेफ सेक्स एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, अब सेफ सेक्स होता क्या है? ठीक है, सेफ सेक्स जो है बेसिकली सेक्सुअल एक्टिविटी ही होती है जिसमें जो पीपल एंगेज्ड होते हैं, जो पर्सन्स एंगेज्ड होते हैं, वो प्रिकॉशंस लेते हैं सो दैट उनको किसी भी तरीके के सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो हैं वो ना हो। ठीक है, तो सेफ सेक्स इज़ एक्चुअली अ हैबिट और एक्चुअली अ प्रैक्टिस वेयर अ पर्सन टेक्स प्रिकॉशन during sexual contact so that he or she may not get contracted with any sort of sexual transmitted diseases, and they also try to avoid unplanned pregnancy during that time as well. ठीक है, तो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अवॉइड करना और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से बचने के लिए अगर कोई पर्सन किसी भी तरीके का प्रिकॉशन लेता है सेक्सुअल एक्टिविटी के ड्यूरेशन में, तो उस प्रैक्टिस को हम लोग सेफ सेक्स कहते हैं। ठीक है, अब सेफ सेक्स इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंस क्यों हो जाता है? उसका सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा इसीलिए हो जाता है क्योंकि इफ़ सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस जो है उनको अडॉप्ट नहीं किए जाए तो फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फ्यूचर में पर्सन को झेलने पड़ते हैं, हैंडल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सेफ सेक्स एसटीडीज़ को अवॉइड करने के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर एसटीडीज़ को जो है अवॉइड नहीं किया जाए तो उनका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है किसी भी पर्सन की लाइफ पे पड़ता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा सेकेंड टॉपिक है दैट इज़ द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस या एसटीडीज़ जो हैं ऐसे डिजीज़ेस हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलते हैं। मतलब अगर कोई पर्सन जिसको ऑलरेडी एसटीडीज़ है उसका किसी हेल्दी पर्सन के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, ठीक है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू जो है ये डिजीजेस एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलते हैं, इसीलिए हम लोग इनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस बोलते हैं। ठीक है, अब एसटीडीज जो हैं उनका एक और नाम है, उनको वेनीरियल डिजीजेस भी कहा जाता है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस और दे आर ऑल्सो नोन एज द वेनीरियल डिजीजेस एज वेल। ठीक है, तो वीडीज भी बोलते हैं शॉर्ट में या एसटीडीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस या वेनीरियल डिजीजेस जो हैं बहुत सारे टाइप के होते हैं। ऐसे 30 टाइप्स के एसटीडीज हैं जिनके बारे में हमको नॉलेज है। ठीक है, इसके अलावा भी और एसटीडीज हो सकते हैं जिनके बारे में हमको अभी तक नहीं पता है, लेकिन अभी तक करंटली हमको 30 टाइप्स ऑफ एसटीडीज़ के बारे में पता है। ठीक है, अब हम लोग सभी के सभी एसटीडीज़ के बारे में तो डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ जो इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 एसटीडीज़ का नाम मैंने लिखा हुआ है। सबसे पहला है गोनोरिया, फिर है सिफिलिस, फिर है जेनाइटल वॉर्ट्स, फिर है जेनाइटल हर्पिस एंड लास्टली एड्स। ठीक है, तो वन बाय वन सबके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग गोनोरिया की। ठीक है, गोनोरिया जो है एक ऐसा एसटीडी है जो बैक्टीरिया के वजह से होता है। बैक्टीरिया का नाम है निसेरिया गोनोरिया। ठीक है, क्या नाम है? निसेरिया गोनोरिया। ठीक है, अब निसेरिया गोनोरिया जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है 2 to 5 डेज़ का है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इंक्यूबेशन पीरियड होता है कि भाई किसी पर्सन का, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन का अगर हेल्दी पर्सन से मान लेते हैं कि सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, अब सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद में, ठीक है, मान के चलते हैं जो इन्फेक्टेड पर्सन था उससे हेल्दी पर्सन के अंदर जो है बैक्टीरिया या वायरस जो कुछ भी है वो चला गया उसकी बॉडी में, हेल्दी पर्सन की बॉडी में। तो हेल्दी पर्सन की बॉडी में जा करके, ठीक है, डिजीज़ का सिम्टम प्रोड्यूस कितने दिन में होता है उस ड्यूरेशन को हम लोग क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड।
मतलब डे ऑफ एंट्रेंस जो है या डे ऑफ इन्फेक्शन जो है वो कोई एक दिन हो सकता है, और उसके बाद में कितने दिन बाद जो है डिजीज़ेस के सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे। तो वो जो ड्यूरेशन है डे ऑफ इन्फेक्शन से लेकर के डिजीज़ के सिम्टम्स प्रोड्यूस होने तक के बीच का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। इंक्यूबेट होना मतलब रेडी होना, ठीक है, या इंक्यूबेट होना, जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं जो वीक पैदा होते हैं उनको भी इंक्यूबेटर में रखा जाता है। इंक्यूबेटर क्या है, इंक्यूबेटर एक ऐसा स्पेस होता है जहाँ पे बच्चे को ग्रो और डेवलप करने के लिए प्रॉपर कंडीशंस मिलते हैं। तो इंक्यूबेशन का मतलब ये है कि किसी भी होस्ट की बॉडी का यूज़ करके वहाँ पे ग्रो और डेवलप करना, और उसके बाद फिर डिजीज़ के सिम्टम्स जो हैं उसको प्रोड्यूस करना। तो जिस दिन इन्फेक्शन हुआ है और उसके बाद जब से सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगेंगे, जिस दिन से सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लगेंगे, उस बीच का ड्यूरेशन है, उसको इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। और इंक्यूबेशन पीरियड में कोई भी पैथोजन है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो या फंगस ही क्यों ना हो, तो ये जो पैथोजेंस हैं ये ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर इंक्रीज़ करते हैं, और जब उनका एक पर्टिकुलर नंबर इंक्रीज़ हो जाता है या उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो जाती है, उसके बाद फिर वो लोग जो है डिजीज़ के सिम्टम्स शो करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो डे ऑफ इन्फेक्शन से लेके डे ऑफ फर्स्ट सिम्टम, उस बीच का जो ड्यूरेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, तो अब गोनोरिया के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो गोनोरिया जो डिजीज़ है उसका कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एक बैक्टीरियम का नाम है निसेरिया गोनोरिया, और उसका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 2 से 5 दिन के बीच होता है। तो डे ऑफ इन्फेक्शन, जिस दिन इन्फेक्शन हुआ उस दिन से 2 या 5 दिन के बाद में डिजीज़ के सिम्टम्स जो हैं वो गोनोरिया के केस में शो होने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब गोनोरिया जो है फैलता कैसे है, ऑब्वियसली सेक्सुअल कांटेक्ट से फैलता है। उसके बाद अगर टॉयलेट्स जो हैं हम लोग कॉमन ऑब्वियसली यूज़ करते ही हैं, ठीक है, तो अगर गंदा टॉयलेट है तो उससे भी गोनोरिया फैल सकता है। उसके अलावा अगर इन्फेक्टेड पर्सन के यूज़ किए हुए कपड़े कोई हेल्दी पर्सन बिना धोए बिना साफ़ किए अगर पहनता है तो उससे भी जो है गोनोरिया फैल सकता है। ठीक है, अब गोनोरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, गोनोरिया का जो बैक्टीरियम होता है वो जनरली क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जहाँ कहीं भी ट्यूब्स होते हैं वहाँ पे एंटर करता है, जैसे कि वास एफरेंस में, वास डेफरेंस में, ठीक है, या पीनिस के अंदर एंटर करेगा, या फिर जैसे फीमेल्स का केस है तो फैलोपियन ट्यूब के अंदर एंटर करेगा। तो कोई भी ट्यूब वाला जो स्ट्रक्चर होता है वहाँ पर बेसिकली एंटर करता है, और वहाँ पर एस्टैब्लिश होने के बाद ट्यूब्स में से स्मेली डिस्चार्ज प्रोड्यूस करने लगता है, पस प्रोड्यूस करने लगता है। जेनाइटल एक्सटर्नल जेनिटालिया जो है मतलब पीनिस और स्क्रोटम है, या फीमेल्स में वजाइना वल्वा जो है, तो एक्सटर्नल जेनिटालिया जो है, एक्सटर्नल जेनिटालिया में पेन होने लगेगा। ठीक है, उसके अलावा यूरिनेशन के टाइम पे, ठीक है, यूरिनेशन के टाइम पे बहुत ज़्यादा जलन और बहुत ज़्यादा पेन होता है गोनोरिया के केस में। ठीक है, अब नेक्स्ट एसटीडी पे आते हैं हम लोग जो है सिफिलिस। ठीक है, सिफिलिस भी एक बैक्टीरियम के वजह से होता है। बैक्टीरियम का नाम है ट्रिपोनिमा पैलिडम। ठीक है, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 से 5 हफ्ते का। ठीक है, 3 से 5 हफ्ते का इंक्यूबेशन पीरियड होता है इसका। ठीक है, तो डिजीज़ के सिम्टम्स जो हैं वो काफ़ी 1-1.5 महीने में स्लोली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, अब सिफिलिस जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली काम करता है। कैसे कि सिफिलिस का जो डिजीज़ होता है वो 3 स्टेजेस में काम करता है। ठीक है, पहले स्टेज में क्या होता है कि पहले स्टेज में जनरली बॉडी में जो लिम्फ के नोड्स होते हैं, ठीक है, लिम्फ नोड्स जो होते हैं, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग आती है। ठीक है, तो जहाँ पर स्वेलिंग आती है वहाँ पे हल्की सी रेडनेस हो जाती है और हल्का हल्का पेन भी होता है वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में जेनिटेलिया जो होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, उसमें छोटे छोटे छाले पड़ जाते हैं फर्स्ट स्टेज में। तो क्या हो रहा है, लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग हो रही है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया में छाले पड़ते हैं, और थोड़े समय के बाद ये जो छाले हैं ये सूख जाते हैं और लिम्फ नोड्स भी जो है उनकी भी स्वेलिंग कम हो जाती है। ये पहला स्टेज था। दूसरा स्टेज आता है बहुत मतलब समय के बाद में, जैसे कि अगर डे 1 पे इन्फेक्शन के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं, डिजीज़ के सिम्टम्स स्टार्ट हो गए हैं,
तो फर्स्ट स्टेज ख़त्म होने के 1.5 या 2 साल के बाद में जो है आपको सेकेंड स्टेज के सिम्टम्स जो है सिफिलिस के वो देखने मिलेंगे। तो सेकेंड स्टेज जो होता है सिफिलिस का, उसमें जनरली क्या होता है कि स्किन के ऊपर, ठीक है, स्किन के ऊपर ना अजीब से दाने या फोड़े जैसे जो है वो निकलने लगते हैं, ठीक है, रैशेस हो जाते हैं बहुत सारे जगह जगह पे अपने आप, और उसके अलावा एक्सट्रीम हेयर लॉस होता है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हेयर लॉस होता है सेकेंड स्टेज में, ठीक है। अब इसका जो थर्ड स्टेज है वो अब फिर से कई सालों के बाद में, मतलब आप भूल भी जाओगे कि भाई मेरे को इस टाइप की कुछ बीमारी हुई थी, ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुआ था। 20-22 सालों के बारे में, बाद में 25 सालों के बाद में कभी आपको सिफिलिस का जो थर्ड स्टेज है वो देखने के लिए मिलेगा। अब सिफिलिस का जो थर्ड स्टेज होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बड़े बड़े छाले हो जाते हैं पूरी बॉडी के ऊपर, और बॉडी के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स में बहुत बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारे बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनमें डैमेज होने लगता है, मतलब सीधे सीधे ऑर्गन डैमेज होने लगता है, ठीक है। और अगर ऑर्गन डैमेज है उसको प्रॉपरली सही टाइम पे एड्रेस नहीं किया जाए तो पर्सन की डेथ भी हो सकती है। इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है सिफिलिस, ठीक है। और सिफिलिस की एक क्या खासियत है कि अगर कोई प्रेग्नेंट है लेडी, ठीक है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसको सिफिलिस है, तो लेडी से उसके होने वाले बच्चे को भी सिफिलिस जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। तो अनबॉर्न बेबी है, अनबॉर्न बेबी को भी सिफिलिस का खतरा होता है अगर मदर को सिफिलिस है तो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं जेनिटल वार्ड्स पे, ठीक है। ये किसके वजह से होता है? जेनिटल वार्ड्स जो है ये होता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के वजह से, ठीक है। इसका कोई इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा नहीं होता, इन्फेक्शन होने के कुछ समय के बाद में ही विद इन अ डे जो है हमको इसके साइंस और सिम्टम्स जो हैं वो दिखने लगते हैं, ठीक है। अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि बहुत ही बड़े और बहुत ही हार्ड आउटग्रोथ्स जो हैं, बहुत ही बड़े और बहुत ही हार्ड आउटग्रोथ्स या दाने जैसे जो हैं वो जेनिटल एरिया में हमको देखने के लिए मिल सकते हैं, ठीक है। या फिर जो एनस का एरिया है, ठीक है, एनस के आसपास भी जो है ये बड़े बड़े दाने या फोड़े जैसे हो जाते हैं, ठीक है। फीमेल्स के अंदर ये जो इन्फेक्शन है ये सर्विक्स और वेजाइना तक एंटर कर सकता है और वहाँ जो है ये बड़े बड़े दाने हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं जेनिटल हर्पिस पे। हर्पिस जो है वो एक वायरस के वजह से होता है जिसका नाम है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, ठीक है। तो हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस जो है इतना खतरनाक है कि इसका अभी तक जो है कोई मतलब श्योर ट्रीटमेंट जो है वो नहीं मिल पाया है। मतलब हर्पिस ऐसा डिजीज़ है जो जनरली ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जेनिटल हर्पिस जो डिजीज़ है उसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, अब इसमें भी ध्यान रखना इंक्यूबेशन पीरियड नहीं है, स्ट्रेट अवे विद इन 1 डे जो है सिम्टम्स प्रोड्यूस होने स्टार्ट होते हैं, क्योंकि वायरस है तो इसका एक्शन फास्ट होता है इसलिए, ठीक है। तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? हर्पिस सिम्प्लेक्स में ना पूरे बॉडी के ऊपर बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं अपने आप, ठीक है, बड़े बड़े छाले हो जाते हैं, बहुत पेनफुल छाले होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रेडनेस होती है, उसमें से कई बार खून भी निकलता है, ठीक है। और बहुत मतलब इतना पेनफुल होता है कि पर्सन जो है उसको बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा जेनिटल हर्पिस के बारे में ये भी देखा गया है कि जेनिटल हर्पिस के वजह से पर्सन्स को और भी डिजीज़ेस जो हैं वो कैप्चर कर लेते हैं, जैसे आर्थराइटिस है, ठीक है। आर्थराइटिस का डिजीज़ जो है वो भी हर्पिस डिजीज़ के अंदर होता है। तो मतलब हर्पिस की वजह से एक तो बड़े बड़े छाले तो बॉडी के ऊपर पड़ेंगे ही, पेनफुल रहेंगे, उसके अलावा आर्थराइटिस हो जाता है तो घुटनों में या जितने भी जॉइंट्स हैं बॉडी में उनमें बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है, उनमें बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, तो पर्सन जो है वो चलने फिरने से लाचार हो जाता है, इधर उधर मूव नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद उसमें कॉन्स्टेंट फीवर बना रहता है, भूख कम हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा जो जेनिटल एरिया है वहाँ से हल्का हल्का स्मेली डिस्चार्ज जो है वो भी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ग्रेव डिजीज़ है ये भी, और इसका भी ट्रीटमेंट जो है इजीली अवेलेबल नहीं है, ठीक है। एंड लास्टली हम लोग लास्ट एसटीडी पे आते हैं एड्स। एड्स के बारे में सबको पता है
एड्स का फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और एड्स किस वजह से होता है? वायरस के वजह से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि HIV वायरस के वजह से होता है, ठीक है। अब एड्स जो है फैलता कैसे है? ऑब्वियसली सेक्सुअल कांटेक्ट से तो फैलेगा ही, ठीक है। उसके अलावा अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसका ब्लड और हमारा ब्लड जो है किसी तरीके से कांटेक्ट में आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उसने शेविंग करी और उसका जो यूज्ड ब्लेड था वो उसने वहीं पे रख दिया, ठीक है, तो उसके यूज़ किए हुए ब्लेड को अगर कोई हेल्दी पर्सन दोबारा यूज़ कर लेता है तो उससे भी वायरस जो है स्प्रेड हो सकता है। तो इन्फेक्टेड पर्सन की यूज़ किए हुए सिरिंज या ब्लेड्स या ऐसी चीज़ें जो है जिससे उसका ब्लड के थ्रू कांटेक्ट हो सकता है, तो वैसी चीज़ों को यूज़ करने से भी जो है एड्स या मतलब HIV वायरस जो है उसका इन्फेक्शन फैल सकता है, ठीक है। अगर कोई इन्फेक्टेड मदर है, ठीक है, अगर कोई मदर है जिसको कि ऑलरेडी HIV का इन्फेक्शन है, तो अगर वो मदर के पेट में बेबी है, इफ़ शी इज़ प्रेग्नेंट, ठीक है, तो प्रेग्नेंट मदर से जो उसका बेबी है, अनबॉर्न बेबी है, अनबॉर्न बेबी को भी वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि अब मेडिसिन अवेलेबल हैं जो कि मदर से बच्चे को होने वाले इन्फेक्शंस को रोक सकती हैं, इसकी मेडिसिन जो है फिर भी अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ब्लड के कांटेक्ट से या सेक्सुअल कांटेक्ट से जो है एड्स का जो वायरस है वो स्प्रेड होता है। हालांकि फिजिकल कांटेक्ट एज इन हग करना या हाथ मिलाना, ठीक है, या साथ में बैठकर खाना, इस तरीके के जो हैबिट्स हैं या इस तरीके के जो प्रैक्टिसेस हैं उससे जो है HIV वायरस स्प्रेड नहीं होता है, ठीक है। अब HIV का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो बेसिकली 27 to 28 वीक्स का होता है, मतलब 27 से 28 हफ्ते का होता है, ठीक है। तो 27 से 28 हफ्ते मतलब आप लोग खुद सोच लो कि बहुत लंबा पीरियड ऑफ टाइम होता है। तो अगर इन्फेक्शन हो भी गया है, इन्फेक्शन होने के 27 to 28 वीक्स के बाद में उसके फर्स्ट सिम्टम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं, ठीक है। अब एड्स जो है उसके सिम्टम्स होते क्या हैं? अचानक से बहुत ज़्यादा वेट लॉस होना, भूख में एकदम से कमी आना, ठीक है, और परसिस्टेंट फीवर रहना, मतलब कंटिन्यूसली फीवर रहना। आप मेडिसिन खाओगे, एक दिन ठीक रहेगा, कुछ घंटे ठीक रहेगा, फीवर फिर आ जाएगा, ठीक है। तो वेट लॉस होना, भूख की कमी हो जाना और कंटिन्यूसली फीवर आना, ठीक है, ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं एड्स के, ठीक है। अब अच्छा एक चीज़ और है कि एड्स जो है वो बेसिकली अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है, ठीक है, अपने आप में कोई डिजीज़ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि एड्स के अपने अलग से कुछ सिम्टम नहीं है और कोई भी पर्सन जो है वो एक्चुअली एड्स के वजह से नहीं मरता, ठीक है। एड्स एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम जो है बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो है उसमें नाम में ही इम्यूनोडेफिशिएंसी है ना। तो इम्यूनोडेफिशिएंसी का मतलब क्या है कि अगर किसी को HIV का इन्फेक्शन होता है तो HIV वायरस जो है वो हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को इतना ज़्यादा वीक बना देता है कि हमारी बॉडी जो है वो किसी छोटे से भी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाती। मतलब इतना ज़्यादा इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर हो सकता है उसमें कि एक छोटी सी नॉर्मल सर्दी खांसी जो है, जैसे नॉर्मली हमको सर्दी खांसी होती तो 4 या 5 दिन में हम लोग ठीक हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर किसी पर्सन को एड्स है और उसको अगर गलती से भी सर्दी हो गई तो उसकी सर्दी ठीक होने की जगह और ज़्यादा क्रॉनिक हो जाएगी। सर्दी जो है न्यूमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगी और न्यूमोनिया जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि अल्टीमेटली पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि बेसिकली HIV के वजह से हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, इम्यूनिटी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो किसी भी पर्सन को छोटा भी इन्फेक्शन जो है उसके लिए डेडली हो सकता है। तो कोई भी पर्सन एक्चुअली एड्स से नहीं मरता है, पर्सन मरता है एड्स के वजह से या एड्स के प्रेजेंस में होने वाले सेकेंडरी इन्फेक्शंस के थ्रू, ठीक है। तो एड्स अपने आप में किसी पर्सन को नहीं मारता है, लेकिन एड्स होने के बाद अगर किसी पर्सन को छोटा सा भी इन्फेक्शन हुआ है तो वो इन्फेक्शन बहुत क्रॉनिक हो जाएगा और उस इन्फेक्शन की वजह से उस पर्सन की डेथ हो सकती है। या फिर अगर सिंपल एग्जांपल और अगर मैं दूं
कि जनरली बारिश के मौसम में लोगों को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की, लूज मोशंस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर कोई पर्सन है उसको एड्स है, ठीक है, और उस कंडीशन में उसको अगर लूज मोशन स्टार्ट हो जाए तो कितनी भी दवाइयाँ दे दो, उस पर्सन के लूज मोशंस जो हैं वो कम नहीं हो पाएंगे। अल्टीमेटली उस पर्सन को डिहाइड्रेशन हो जाएगा और उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो एक छोटे से इन्फेक्शन के वजह से उसकी डेथ हो सकती है। तो एड्स ऐसे कंडीशन प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में कि कोई छोटा सा भी इन्फेक्शन हमारे लिए डेडली हो सकता है और पर्सन की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ STDs। आज हम लोग मानते हैं कि ये चैप्टर हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ऑफ हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ओके, अगर इस पूरे चैप्टर में या आज के टॉपिक में अभी भी आप लोगों को कोई भी डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली आस्क मी। इस चैप्टर के जो नोट्स हैं ये मैं आप लोगों को आज या कल में भेज दूंगी, ठीक है। सो ऑल ऑफ you will have to note down all these notes in your notebook and you have to submit your notes with me, ठीक है। and if at all you are having any doubts regarding any topic of this chapter or any other chapter, you can ask me. Thank you.